शॉर्ट टर्म मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड स्टडी मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि अल्पकालिक स्मृति में विस्मरण किस प्रकार से होता है और अल्पकालिक स्मृति का मापन करने के लिए किन विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। आप जानते ही हैं कि अल्पकालिक स्मृति का वो हिस्सा है जिसमें सूचनाएं बहुत कम समय अंतराल के लिए रहती हैं तथा अल्पकालिक स्मृति जो सूचना का भंडारण होता है वो भी कम होता है। जो एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल के अनुसार जो भी सूचनाएं संवेदी स्मृति से ट्रांसफ़र होती हैं, जिन पर हम ध्यान देते हैं, वो सूचनाएं अल्पकालिक स्मृति भंडार में जाती हैं। और अल्पकालिक स्मृति के 3 विशेषताएं हैं कि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, भंडारण क्षमता सीमित होती है। ये केवल 5 से लेकर 9 आइटम्स, जिसे 7+-2 चंक्स के नाम से भी जाना जाता है, इतनी ही इंफॉर्मेशन का भंडारण कर सकती है। साथ ही साथ अल्पकालिक स्मृति की अवधि भी कम होती है। ये जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, यदि हम ये कहें कि बहुत नाजुक होती है या थोड़ा सा ही यदि हम इस पर ध्यान ना दें तो ये समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ जो 30 सेकंड की जो इसकी कैपेसिटी है धारण करने की, वो भी विस्मरण का एक कारण बनती है। और तीसरी जो विशेषता है वो है एनकोडिंग कि एसटीएम में जो सूचना भंडारण होता है वो मुख्य रूप से ध्वनि संबंधी होता है और साथ ही साथ कुछ सीमा तक विजुअल और सिमेंटिक एनकोडिंग भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखने में आती है। अब हम ये देखते हैं कि अल्पकालिक स्मृति से विस्मरण किस प्रकार होता है, क्या कारण होते हैं जो अल्पकालिक स्मृति से सूचनाएं विस्मृत हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। अभी हमने देखा और पहले भी लेक्चर में ये बात डिस्कस करी जा चुकी है कि मनोवैज्ञानिकों ने अल्पकालिक स्मृति की भंडारण क्षमता सीमित मानी है और मिलर ने इसके लिए एक नंबर दिया है 7+-2, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति का अल्पकालिक स्मृति का जो विस्तार होता है वो 5 से लेकर 9 आइटम तक होता है। और इस वजह से अल्पकालिक स्मृति बहुत थोड़ी ही सूचनाओं का भंडारण कर सकती है। जब एसटीएम के ये भंडार गृह पूरी तरीके से भर जाता है तो नई इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें जगह नहीं होती और ये जो नई इन्फॉर्मेशन हमारे भंडारण में प्रवेश पाती है तो वो जो पुरानी सूचनाएं होती हैं उनको बाहर कर देती हैं। यानी कि जो पुरानी सूचनाएं हैं वो जैसे जैसे नवीन सूचनाएं हमारे अल्पकालिक स्मृति भंडारण में प्रवेश पाती हैं वो विस्थापित हो जाती हैं। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एक छोटे से बॉक्स हमने यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें आप पहले में आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में जो कैपेसिटी है वो हमने जस्ट एक सिंबॉलिक विवरण देने के लिए यहाँ पर इसे प्रस्तुत किया है कि ये जो बॉक्स है इसमें 3 आइटम्स एक बार में आ सकते हैं। अब जब नया आइटम ई जब प्रवेश पा रहा है तो जो ए आइटम है वो बाहर निकल जाता है और इसी प्रकार से जब एफ आइटम प्रवेश पाता है तो सी डी ई ब्लॉक में रह जाते हैं और एक और आइटम बी विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे नए आइटम्स प्रवेश पा रहे हैं वैसे वैसे जो पुराने आइटम्स हैं वो बॉक्स से बाहर होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे नई सूचनाओं की स्मृति में एंट्री होती है तो पुरानी सूचनाएं विस्थापित हो जाती हैं। दूसरा जो कारण एसटीएम से फॉरगेटिंग का बताया जाता है वो है डिके या ह्रास।
डिके या ह्रास से हमारा तात्पर्य है कि जैसे जैसे समय अंतराल व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे जो अल्पकालिक स्मृति भंडारण है वो धूमिल होता जाता है। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि एसटीएम की समय अवधि कुल 30 सेकंड है। कोई भी सूचना मैक्सिमम 30 सेकंड तक एसटीएम में धारण करी जा सकती है। और जब ये समय अंतराल बीत जाता है तो और इन सूचनाओं को रिहर्स नहीं किया जाता है तो ये सूचना समय के साथ साथ इसका ह्रास हो जाता है और ये धूमिल हो जाती है और बाद में इसका रिकॉल नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण आता है इंटरफेरेंस, जिसे बाधा कह सकते हैं, व्यतिकरण कहा जाता है। तो इंटरफेरेंस थ्योरी जो है फॉरगेटिंग की, वो ये कहती है कि एसटीएम में से विस्मरण होने का मुख्य कारण जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें आपस में इंटरफेरेंस होना है। एक सूचना दूसरी सूचना को याद करने में अड़चन उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से जो सूचना है उसका हम रिकॉल नहीं कर पाते। और ये जो व्यतिकरण होता है, ये जो बाधा पड़ती है, ये दो प्रकार की होती है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे पूर्वोन्मुखी व्यतिकरण या बाधा कहा जाता है। प्रोएक्टिव से मतलब है प्रो फॉरवर्ड, यानी कि जो पहले से एक्टिव है। जब आप किसी पुराने टास्क की वजह से जो कुछ काम आपको पहले से आता है उसकी वजह से नई इन्फॉर्मेशन ग्रहण नहीं कर पाते या उसमें बाधा पड़ रही है, तो जो पुरानी आपकी सूचनाएं हैं, पुरानी मेमोरी है, वो आपकी नई मेमोरी में बाधा उत्पन्न कर रही है। और इसी प्रकार से जो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है उसका मतलब होता है बैकवर्ड, यानी जब नई सूचना पुरानी सूचना को ग्रहण करने में बाधा दे रही है तो उसे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे इन्फॉर्मेशन ए और इन्फॉर्मेशन बी दो अलग अलग सूचनाएं हैं। जब हम दो लिस्ट या दो सूचनाएं दे रहे हैं सब्जेक्ट को, और जब ए सूचना देकर बी सूचना उसके सामने प्रस्तुत करी जाती है और अब ए का रिकॉल करने को कहा जाता है, तो जो नई सूचना है वो पुरानी को याद करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ये रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। और इसी प्रकार से जब बी सूचना याद करने को कहा जाता है और ए इंफॉर्मेशन किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही है तो इसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो ये आपस में जब सूचनाएं एक दूसरे में बाधा उत्पन्न करती हैं, याद करने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो ये बाधा के कारण होता है। तो इस प्रकार से एसटीएम में फॉरगेटिंग के 3 कारण माने जाते हैं: डिके, इंटरफेरेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये जानेंगे कि एसटीएम की सामग्री कितनी उपलब्ध है एसटीएम में, या किस प्रकार से उसका मापन किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड उपलब्ध होते हैं। पहला मेथड है प्रोब टेक्निक, जिसे खोजबीन विधि कहा जाता है। ये विधि मर्डॉक द्वारा विकसित की मानी जाती है और ये खोजबीन विधि जो परीक्षण किया जाता है उसमें सब्जेक्ट के सामने कुछ आइटम्स प्रस्तुत किए जाते हैं 1 बाय 1, और फिर अचानक से एक प्रोब आइटम उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है और सब्जेक्ट को उससे नेक्स्ट जो आइटम होता है वो बताना होता है। तो यहाँ पर आप ये परीक्षण विधि देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के सामने लिस्ट प्रेजेंट करी जाती है एक एक करके। ये अलग अलग आइटम्स सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उसके बाद एक टोन या किसी तरीके की भी जो एक ये बताने के लिए कि ये लिस्ट कंप्लीट हो गई है, कुछ ऐसी ध्वनि या कुछ भी इंडिकेशन उसे दी जाती है। जैसे जो टोन प्रस्तुत करी जाती है वो
इसलिए प्रस्तुत करी जाती है सब्जेक्ट को ये सूचना देने के लिए कि आपने जो लास्ट डिजिट सुनी है इसके बाद पहले कौन सी डिजिट प्रस्तुत करी गई थी। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इससे पहले 8 केवल एक ही बार प्रस्तुत हुआ है और सब्जेक्ट को अब ये बताना है कि उसके बाद कौन सी डिजिट थी। तो ये जो तरीका है ये खोजबीन का है कि बताइए इसके बाद कौन सा था। ये सब्जेक्ट के सामने लिस्ट रखी हुई नहीं होती, ये उसको सुनाई जा रही है। तो अब ये देखते हैं ये प्रोब डिजिट है और सब्जेक्ट को इसके बाद की जो डिजिट है वो याद करनी है 4। 4 डिजिट सब्जेक्ट बता पाता है या नहीं बता पाता वो तो चलिए अलग बात है। इसमें 2 फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। एक तो टाइम कितना बीत गया है और कितनी ज़्यादा डिजिट्स प्रेजेंट करी गई हैं। यानी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जब एसटीएम में रिकॉल किया जा रहा है। तो आमतौर पर जो काम किया जाता है उसकी समय अवधि 15 से 20 सेकंड के अंदर ये काम समाप्त कर लिया जाता है ताकि सब्जेक्ट को रिकॉल करने का पर्याप्त अवसर मिले। और स्टर्नबर्ग ने अपने अध्ययन में ये देखा कि सब्जेक्ट जब इंफॉर्मेशन रिकॉल करता है तो वो हर एक आइटम को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। मन मन में जो वो कैलकुलेट कर रहा है या जो भी याद करने की कोशिश कर रहा है तो वो पूरी लिस्ट को रिकॉल करता है। और जितनी ज़्यादा ये लिस्ट लंबी होगी या आइटम जहाँ पर भी होगा वो जो रिकॉल टाइमिंग है उस पर प्रभाव डालेगा। और जितनी लिस्ट लंबी होगी उतना रिकॉल करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा और सब्जेक्ट का रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। स्टर्नबर्ग ने अपने अध्ययन में पाया कि लिस्ट में जितने भी आइटम्स बढ़ाएंगे हर एक आइटम में लगभग जो हमारा 1 सेकंड के 25वें भाग तक यानी 40 मिली सेकेंड्स तक का टाइम लगता है। देखिए कितनी फास्ट होती है ये, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये प्रक्रिया घटित हो जाती है कि जो 1 सेकंड है उसका भी 25वां भाग लगता है। तो आपको ये पता नहीं लगता कि ब्रेन ने इतनी प्रोसेसिंग करी है और जब आप लिस्ट रिकॉल कर रहे हैं आप तुरंत से रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा लिस्ट लंबी होगी उतना ही सब्जेक्ट का रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाता है। दूसरी जो विधि आती है वो है डिस्ट्रैक्टर टेक्निक। डिस्ट्रैक्टर टेक्निक में क्या होता है कि सब्जेक्ट के सामने कोई कुछ ऐसा कार्य दिया जाता है जो कि उसे लर्न करना है और उसके बाद फिर उसका ध्यान बटाने के लिए कोई सामग्री ऐसे प्रस्तुत करी जाती है कि वो उसको रिहर्स ना कर सके। ये जो विधि है ये मूल रूप से ब्राउन और पीटरसन ने अपने अध्ययनों में यूज़ करी थी और उन्होंने जो सब्जेक्ट को काम दिया वो कोई भी जो ट्रायग्राम, कॉन्सोनेंट ट्रायग्राम जिसे हम त्रिपद कहते हैं, जिसमें तीनों व्यंजन होते हैं और ये कि कोई भी शब्द फॉर्म नहीं करता, नॉनसेंस सिलेबस में ये आते हैं। तो सब्जेक्ट को एक त्रिपद दिया जाता था और उसके बाद उसका ध्यान बटाने के लिए कोई ऐसी गतिविधि करने को दी जाती थी जिसमें कि वो जो त्रिपद उसे दिया गया है उसे रिवाइज ना कर सके और ये गतिविधि 3 से लेके 18 सेकंड तक चलती है। ये इस गतिविधि से क्या होता है कि सब्जेक्ट रिहर्सल नहीं कर पाता और उसका ध्यान जो मूल सामग्री है उससे हट जाता है। अब परीक्षण में वापस वही ट्रायग्राम रिकॉल करने को कहा जाता है और सब्जेक्ट कितना रिकॉल कर पाता है वो एक तरीके से जो सब्जेक्ट की वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी है, एसटीएम की जो कैपेसिटी है उसको इंडिकेट करता है। तो ये मेरे रेफरेंसेस हैं, आप और डिटेल भी चेक कर सकते हैं यहाँ जाकर। आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है। थैंक यू।